वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि मुझे अभी भी एडिटर की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो अपने सैंपल के साथ मुझे ईमेल कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम एडिटिंग देखने नहीं आते हैं, सिर्फ आपसे नॉलेज लेने आते हैं। दोस्त, बात तुम्हारी सही है, पर सब तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, है ना। तो एडिटिंग की अपने को ज़रूरत है। चलो बकवास खत्म करते हैं और खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो मुझे करनी ज़रूरी है वो ये है, यार मैं उन तुच्छों से परेशान हूँ जो बिलाल मोहम्मद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे हिसाब से बिलाल मोहम्मद की परफॉर्मेंस एक नंबर परफॉर्मेंस थी। बात सही है ये कि जैक डेला मेडेलिना वॉज बेटर देन बिलाल मोहम्मद दैट डे। दैट्स इट। आप जैक डेला मेडेलिना को क्यों अप्रिशिएट नहीं कर सकते बिलाल को दबाए बिना? बिलाल इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइटर ऑफ माइन ऑफ दिस जनरेशन। आपको पता है क्यों? क्योंकि बिलाल ना टॉप लेवल का रेसलर भी नहीं है इस्लाम की तरह या हबीब की तरह। बिलाल गिफ्टेड स्ट्राइकर नहीं है इजराइल अदेसानिया जैसा। बिलाल के पास एलेक्स पेरेरा जैसा पावर भी नहीं है। बिलाल के पास ऐसी कोई सी आउटस्टैंडिंग स्किल नहीं है जो उसको चैंपियन बनाने के लिए उसका रास्ता आसान करती। इसीलिए बिलाल का रास्ता आसान था ही नहीं। आप सभी को पता है ना कितनी लंबी लॉन्ग स्ट्रीक लगी है उसको टाइटल शॉट के लिए। आपको पता है बिलाल में क्या था? हार्ड वर्क। दोस्त, स्किल, टैलेंट, किस्मत, इन सब का ना अल्टरनेटिव दुनिया में मौजूद है। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और बिलाल के जैसे हार्ड वर्कर को ना मैं 1 मील दूर से पहचान लेता हूँ। सो ही शुड कीप हिज हेड हाई। ही हैज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। और ये बात मैं को बिल्कुल पता है कि बिलाल मोहम्मद वापसी करेगा, और ये बात मुझे पता है कि फिर से टाइटल शॉट उसको नहीं मिलेगा। बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। वी फाइट एवरी डे, समटाइम्स वी विन, समटाइम्स वी लूज, बट नेक्स्ट डे वी फाइट अगेन। कोई गाना था ना, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। यार दुनिया में अगर तुम कुछ स्पेशल नहीं हासिल करना चाहते हो ना, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी रिपीटेटिव होगी, रोज़ वैसी ही होगी जैसी कल थी। कल बीता हुआ कल वैसे ही होगा जैसे आने वाला कल था। बट तुम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो ना, कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। रोज़ तुमको जंग करनी है। कभी तुम हारोगे, कभी तुम जीतोगे, बट इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम अगले दिन फिर उठ के लड़ने को तैयार हो तो दुनिया तुम्हारी नुन्नू पे नाचेगी। ठीक है। एनीवेज, ऑल द बेस्ट टू बिलाल। हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो कई लोग कर रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत इससे बात से एग्री करता हूँ, वो ये कि आखिर बिलाल की स्ट्रेटजी में क्या गड़बड़ थी। कई लोगों का मानना है कि बिलाल की स्ट्रेटजी में ये गड़बड़ थी कि उसने अपनी रेसलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और इस वजह से JDM जीत गया। यार तुम लोग JDM को क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? एक फाइटर बहुत अच्छा फाइटर हो सकता है, दूसरा फाइटर उससे भी अच्छा फाइटर हो सकता है, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, बट ये मैं मानता हूँ कि बिलाल पहले राउंड से ही अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल कर सकता था। उसे कैनेलो हैंड दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये बात मानता हूँ कि एक्चुअली बिलाल की स्ट्राइकिंग उम्मीद से बेहतर थी, और इस बात में मुझे कोई शक था भी नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बिलाल की स्ट्राइकिंग आपकी उम्मीद से बेहतर है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि बिलाल ये साबित करना चाहता था कि एक्चुअली वो जैक डेला मेडेलिना को रेसलिंग में भी हरा सकता है। बड़ा एक अजीब सी बात है, मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। देखिए, आप जब दुश्मन से लड़ते हैं ना, तो उसकी कंडीशन एक्सेप्ट अगर आप कर लेना तो आधी आप तो लड़ाई पहले ही हार गए हैं। ये बात अलग है कि आपकी ईगो में ये बकचोदी होती है। जैसे कि मैंने शौकत में भी ये बात देखी है, वो रेसलर को रेसलिंग में हराना चाहता है, स्ट्राइकर को स्ट्राइकिंग में हराना चाहता है। अगर आप अज्यूम कर लेंगे ना सामने वाली की कंडीशन, तो आप एक्चुअली ना एक ईगो से फाइट कर रहे हैं और इमोशन आपको ना जीत नहीं दिलाएंगे। ये बात सही है कि अगर आप रेसलिंग करेंगे और रेसलिंग से जीतेंगे तो जनता आपकी बहुत तारीफ़ करेगी, बहुत ताली बजाएगी। बट जब गली में आपके बच्चे कभी भूखे मर रहे होंगे ना, तो ये जनता इतनी हरामी है कि बाजू से निकल जाएगी, आपको पूछेगी तक नहीं। तो इन हरामखोरों के लिए ये सब चीज़ें करना ही क्यों? जो चीज़ आपको जीत दिलाती है आपको उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी आपको दुनिया को गलत साबित करना भी ज़रूरी है, पर दुनिया को गलत साबित करने की कीमत अगर आपके हाथ से टाइटल का चले जाना है तो वो भी तो दिक्कत वाली बात है ना। खैर, अब हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात करनी पड़ेगी जॉन जोन्स और एलेक्स पेरेरा की। आगे हमें बात करनी पड़ेगी UFC की स्टार प्रॉब्लम की। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि UFC एक बहुत बड़ी समस्या से पता नहीं क्या बोल गया मैं, बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही है जिसको कहते हैं स्टार प्रॉब्लम। UFC के पास स्टार लगभग खत्म हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बकवास कर क्यों रहा हूँ। कारण बहुत सिंपल सा है कि टॉम एस्पिनॉल UFC के इतिहास का सबसे लंबा इंटरिम चैंपियन बन चुका है। आपको पता है कि वो इंटरिम चैंपियन क्यों है? क्योंकि UFC के हिसाब से असली चैंपियन जॉन जोन्स है। जॉन जोन्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने का कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो लंबे समय तक फाइट नहीं कर रहा है और इंटरिम चैंपियन से फाइट करने के लिए हाँ नहीं बोल रहा है।
बहुत से लोग ये एक स्टेप आगे जाके बोलेंगे कि वो डक कर रहा है। कारण कुछ भी हो, कारण ये भी हो सकता है कि उसको पैसे सही नहीं मिल रहे हो, कारण ये भी हो सकता है कि एक्चुअली उसको अपनी लेगेसी ख़राब नहीं करनी हो। दोनों ही कारण मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक ये बात है कि आखिर जॉन जोन्स के इतने नखरे यूएफसी सह क्यों रही है। यूएफसी कम से कम इतना तो कर सकते थे ना कि जॉन जोन्स को टाइटल से स्ट्रिप कर दे और टॉम स्पिनल को असली चैंपियन बना दे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दे। पर क्यों नहीं कर रही है यूएफसी? बहुत सिंपल सी बात है, यूएफसी नाराज़ नहीं करना चाहती है जॉन जोन्स को। ठीक बस यही, एलेक्स पेरेरा को यूएफसी 317 के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया है जो एलेक्स पेरेरा को पसंद नहीं है। शायद उसमें ज़ीरो कुछ कम थे, इसलिए एलेक्स पेरेरा ने बहुत गुस्से के साथ रिएक्ट किया सोशल मीडिया में। उसके बाद यूएफसी सॉरी सॉरी कहती हुई नजर आई। कारण जो बच्चे कुछ स्टार है ना यूएफसी में, उनमें से एक जॉन जोन्स है, उसमें से एक एलेक्स पेरेरा है। बाकी स्टार बनाने की कोशिश की यूएफसी ने और बुरी तरह फेल हुई है। आपको पता है शॉन ओमैली को स्टार बनाने की कोशिश की थी। अभी जो सारी मेहनत है यूएफसी इलिया टोपुरिया पे कर रही है। ये बात मैं मानता हूँ कि एक्चुअली इलिया टोपुरिया शॉन ओमैली से कहीं ज़्यादा कैपेबल फाइटर है, पर स्टार प्रॉब्लम तो है ना। चलिए, स्टार प्रॉब्लम को हम यही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर पेंटोजा ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो उसका कोई इरादा नहीं है नियर टाइम में 135 में मूव करने का। अलेक्जेंडर पेंटोजा ने कहा कि मैंने 125 में जो कुछ भी अचीव करना था मैं टॉप में हूँ और एक फाइट के बाद उसके पास सबसे ज़्यादा विन हो जाएंगे इस डिवीजन में। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि बस वही 2-3 फाइटर्स हम बार बार फाइट करते रहो, 135 में नहीं जाओ। तो अलेक्जेंडर पेंटोजा का कहना है कि मुझे दुनिया को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत है नहीं, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। दोस्त, मेरे दिल में हमेशा से पेंटोजा के लिए रिस्पेक्ट रही है। और पेंटोजा ना उस टाइप का फाइटर है जो वाइन की तरह है। साला हर बार ऐसा लगता है कि इसकी उम्र बढ़ने के साथ ही हरामी कमज़ोर होगा या स्लो होगा, ही कम्स आउट बेटर एवरी टाइम। मतलब पेंटोजा ना वैसा मतलब बहुत ही कम बार ऐसा फाइटर ओपन को देखने को मिला है जो 33 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि यार ये फाइट में ना ये कुछ नया सीख के आया है। इस फाइट में ना ये जो चीज़ मैनूवर कर रहा है वो पहले कभी किया नहीं था। मेरे हिसाब से 125 डिवीजन में डिमेट्रियस जॉनसन के बाद अगर कोई फाइटर है तो उसका नाम अलेक्जेंडर पेंटोजा है। आई नो आई रिस्पेक्ट हेनरी सोटो टू, बट पेंटोजा इज पेंटोजा। एनीवेज, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। यार और भी थोड़ी सी टुच्ची खबरें हैं, बट मैं उनको एनालाइज नहीं कर पाऊंगा यार। इसने उस आदमी के बारे में ये बोला, उसने इस आदमी के बारे में ये बोला, वो इतने बजे हगने गया था, वो इतने बजे पादने गया था, इसको मैं एनालाइज कैसे करूंगा? ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और हाँ, वो एडिटर वाली बात में सीरियस हूँ। अगर कोई एक्चुअली एडिटर है या नया कुछ सीख रहा है तो वो सिंपल एडिटर ही चाहिए मेरे को। आप ईमेल कीजिए मुझे, ठीक है। और सिंपल सी बात है दोस्त, अपने आप को आप डिफाइन कीजिए, नहीं तो दुनिया आपको डिफाइन करेगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था नीट फाइट जंकी, लड़ेंगे और जीतेंगे।